अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ेंगे। लखनऊ से खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में टॉप 50 में आए यूपी के 7 जिलों को लेकर के जानकारी देंगे। तो साथ ही लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोरोना को लेकर के सपा विधायकों की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री के घेराव के मामले पर जानकारी देंगे। इसके साथ ही गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ती हुई दिक्कतों पर जानकारी देंगे। तो 4 के चक्र की शुरुआत सबसे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों से करते हैं, जहां पर 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे यूपी के लिए खुशियां लेकर के आए हैं। दरअसल जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें टॉप 50 में यूपी के 7 जिले शामिल हैं। दरअसल देश में 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है, वहीं सूरत दूसरे नंबर पर है और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप 50 शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 शहर है। लखनऊ को 12वां स्थान मिला है, आगरा को 16वां स्थान मिला है, गाजियाबाद को 19वां स्थान मिला है, वहीं प्रयागराज को 20वां स्थान मिला है, कानपुर को 25वां है। साथ ही पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 27वां स्थान इसमें मिला है। वहीं मेरठ लिस्ट में 41वें पायदान पर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे खुर्रम का रुख करते हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है? स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची जारी कर दी गई है। देखिए, इंदौर ने बाजी एक बार फिर मारी है और उसने चौका लगा दिया। चौथा साल लगातार है जब इंदौर नंबर 1 पर बना है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर भी बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि 7 जिले जो हैं और शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के वो इस सूची में शामिल हुए हैं 50 टॉप 50 में। और अगर हम आगरा की पर्टिकुलर बात करें तो जाहिर सी बात है कि आगरा एक ऐसा शहर है जो लगातार छलांग लगा रहा है। आप देखिए कि जब पहली बार आया था 4 साल पहले तो इसका स्थान 200 के ऊपर था, लेकिन आज ये 16वें स्थान पर आ गया है। और उससे पहले वो जब पिछले साल बात करें तो टॉप 90 में था, 80 के ऊपर इसका स्थान था। तो यानी कि आगरा आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से अपना सुधार कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कि हम टॉप 20 में शामिल नहीं हो सके। ये एक अफसोस की बात, माफ करेगा जी, अब टॉप 10 में शामिल नहीं हो सके हैं। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। तो जाहिर सी बात है कि हम और कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश और कोशिश यहाँ का प्रशासन कर रहा है किस तरीके से हम लोग और बेहतर पोजीशन बना लें। लेकिन जिस तरीके से शहरों का नाम आ रहा है, चाहे वो प्रयागराज हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, कानपुर खास तौर से जिसको एक जमाने कहा जाता था बहुत ही गंदा शहर है, लेकिन उसने बहुत साफ सफाई कर लिया। आगरा जिस तरह से लगातार तरक्की कर रहा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नंबर 2 पर आता है, 16 नंबर पे है। तो ये साफ कहता है कि हम टॉप 20 में तो आ चुके हैं, अब टॉप 10 में कब आएंगे इसका इंतजार है। लेकिन जिस तरीके की कोशिश हो रही है, जिस तरीके के लोग का मानसिकता बदली है, मैं ही अक्सर देखता हूँ रात से निकलता हूँ तो लोग अब पॉलिथीन फेंकना बंद कर चुके हैं अभी भी। लेकिन जो सबसे बड़ी संकट है उत्तर प्रदेश में वो थूकने को लेकर के है। कोरोना में बात कही थी लेकिन वो नहीं सुधरा। जाहिर सी बात है धीमे धीमे सुधरेगा जब आप अपने अंदर वो बदलाव लाते हैं, सैनिटाइजेशन वाला बदलाव लाते हैं कि हमें साफ सफाई रखनी है, तब इसमें बदलाव आता है। प्रशासन तो अपनी मेहनत करता ही है। तो अब देखना यही होगा कि हम लोग कब टॉप 10 में आ पाते हैं, इसका इंतजार सभी को। और हो सकता है ताज्जुब ना हो कि जब अगली बार सूची जारी हो तो आगरा टॉप 10 में हम सबको नजर आए। बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आगरा और कानपुर सबसे गंदे शहर माने जाते थे और कहा जाता था कि ये सबसे ज़्यादा गंदगी वाले शहर हैं, लेकिन उनमें वाकई सुधार हुआ है जो काबिल तारीफ है। लेकिन क्या अब इस बात की भी उम्मीद जगी है कि राजधानी भी अपने पायदान में और ज़्यादा सुधार कर पाएगी? लखनऊ का स्थान हम और ज़्यादा बेहतर स्थिति में अगली बार देख पाएंगे? जी बिल्कुल देख ही पाएंगे कि मैंने आगरा इसलिए कहा कि वो लगातार वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। जिस तरीके से बहुत पीछे था और सबसे आगे निकलता चला आ रहा है, और जिस तरीके से वो 80 प्लस था अब 20 अब वो 16 नंबर पे आ गया है। तो जाहिर सी बात है आगरा में बदलाव है और आम जनता समझ रही है। लेकिन हम लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग को आहिस्ता समझ में आता है नवाबों का शहर है, थोड़ा धीमे रिएक्ट करता है। लेकिन जब रिएक्ट करता है तो सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो बिल्कुल यकीन रखिए कि अगली बार 2 शहर यकीनन टॉप 10 में होंगे, एक आगरा और दूसरा लखनऊ। लेकिन खुर्रम, अगर इसमें हम समस्याओं की बात करें, क्या महत्वपूर्ण सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम किसी शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं? क्या लोगों की जागरूकता सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग जागरूक नहीं हो पाते? प्रशासन तो अपना काम करता है, या फिर प्रशासन की भी अपनी खामियां होती है? देखिए, खामी किसकी है किसकी नहीं, इस पर बात करने से बेहतर ये होगा कि हम बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मानसिकता बदलनी जरूरी है। ये आम जनता के हाथ में वो अपनी मानसिकता बदले, जो उसके साथ साफ सफाई रखा जाए उस पर आए।
प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो नियम कानून बनाए उसकी सख्ती से पालन करें, इस और इतना भी सख्त ना हो जाए कि आम जनता को घुटन महसूस होने लगे। ये दोनों चीजें लेके चलनी होगी। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अगर रोक लग सके, जिस तरह से जो इलीगल कॉलोनीज बन जाती हैं लखनऊ शहर के अंदर, अगर उन पर लगाम लगा सके या उनको उन पर साफ सुथराई रख सके, सफाई का इंतजाम कर सके, तो यकीनन हमारा शहर और खूबसूरत हो जाएगा। वैसे भी नवाबों का शहर है, यहाँ बहुत से खूबसूरत इमारतें हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग याद करके फख्र महसूस करते हैं, देख करके फख्र महसूस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें तमाम हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा, बहुत जल्द मैंने पहले ही कहा कि कोई ताज्जुब हैरानी नहीं होगी जब अगली बार टॉप 10 में लखनऊ के 2 शहर शामिल होंगे। टॉप 10 में एक लखनऊ, माफ करें, उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के टॉप 10 में शामिल होंगे, एक लखनऊ, दूसरा आगरा। बिल्कुल खुर्रम, और इसी बात की उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहिए और फिर से मैं आपका रुख करूंगा। लेकिन इस वक्त हम बता दें अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए कि कोरोना को लेकर के लगातार सरकार सख्ती दिखा रही है, लेकिन लगातार कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर के अब विपक्ष विरोध के मूड में आ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से विधायकों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप का घेराव किया। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप को सपा विधायकों ने विधानसभा के गेट पर रोक लिया और इसके बाद अपने अपने जिलों का हाल बताया। इसके बाद कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप से कानपुर आकर स्थिति का जायजा लेने की अपील की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने आश्वासन दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय, किस तरह से यहां पर विधायक अपनी समस्याएं बताते हुए नजर आए, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, इस समय आपको बता दूं कि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, 3 दिवसीय मानसून सत्र है और आज मानसून सत्र का पहला दिन था जब यहां पर इसकी शुरुआत हुई और विधानसभा पर ही समाजवादी पार्टी के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार की योजनाओं को लेकर के, सरकार की कार्यशैली को लेकर के, मौजूदा सरकार की जो स्थिति है उन सभी विषयों को लेकर के ये पूरा धरना चल रहा था। और इसी बीच जैसे ही धरना खत्म हुआ और जो समाजवादी पार्टी के सदस्य विधानसभा के अंदर का जैसे ही रुक गया, उसी समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी एंट्री की। उसी समय वो पहुंचे और उसी समय सभी समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे, जो विधायक थे, चाहे विधान परिषद के और विधानसभा के, उन सभी ने स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया और उनसे तमाम तरह के सवाल करने लगे और बताने लगे, अपने जिलों की स्थिति बताने लगे कि किस तरह से कोरोना काल में उनके जिलों की स्थिति है, किस तरह के हालात उनके जिलों में इस समय चल रहे हैं, कोरोना काल के समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, इन सभी विषयों को लेकर के वो अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया और ये कहा कि उनकी जो समस्या है उन सभी को सुलझाया जाएगा, जो भी स्थितियां हैं उनके जिलों में उसके लिए वहां के सीएमओ से बात करेंगे, तमाम तरह का उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे उससे संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से वहां पर हालात जो है वो स्वास्थ्य महकमे का वो बेकाबू है, किस तरह से कोरोना काल में वहां पे व्यवस्थाएं जो है वो बेहाल हैं, किस तरह से वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को कुछ नहीं मिल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने न सिर्फ शिकायत की बल्कि मीडिया के साथ भी बातचीत की। क्योंकि लगातार विजय इस बात को उठाता रहा विपक्ष की सदन बुलाया जाए और अब जब सदन की शुरुआत हुई है, क्या विपक्ष ने कोरोना समेत कुछ और भी मुद्दे यहां पर उठाए हैं? देखिए, अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सीधे तौर से विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। लेकिन यहाँ पर असली समस्या मानसून सत्र में विपक्ष नहीं बल्कि उनके खुद के ही विधायक हैं। विपक्ष की हम बात कर लें तो विपक्ष ने यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात की है, किसानों की समस्या की बात की है, बढ़ते यूरिया के दाम और यूरिया न मिलने की शिकायत को भी लेकर के यहाँ पर सदन के बाहर प्रदर्शन जो है वो आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हुआ, कानून व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए अपराध और जो लगातार अपहरण हो रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर के जो आज का प्रदर्शन था विपक्ष का वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे रहा। हालांकि आज शोक संवेदना की वजह से आज सत्र जो है वो करीब 2.5 घंटे चलने के बाद स्थगित कर दिया गया और कल से 2 दिन का विधिवत सत्र चलना है, यानी शुक्रवार और सोमवार। कल सुबह 11 बजे से एक बार फिर से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सरकार अपने कई विधेयक इस बार पटल पर रखने की बात कर रही है और करीब 12:30 बजे से प्रश्नकाल की भी शुरुआत होगी, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष कई विषयों को लेकर के चर्चा परिचर्चा कर
सकते हैं। हालांकि ये जानकारी आ रही है कि दोनों तीन सदनों में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और जाहिर सी बात है कोरोना काल होने की वजह से जो मानसून सत्र करीब 1 माह 1.5 माह का होता था वो घट करके सिर्फ 2 दिन का ही रखा गया है। और जाहिर सी बात है कि इस 2 दिन का मानसून सत्र बुलाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि सरकार अपने कुछ विधेयक जो है वो इस मानसून सत्र में पास कराना चाहती है। हालांकि हम विपक्ष की बात करें विजय, तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन फिलहाल मानसून सत्र को लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से जहां पर प्रदर्शन किया गया कोरोना पर, वहीं स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की। वहीं लगातार हो रही बारिश अब आफत बन गई है, आम जनता परेशान है, शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बिजनौर में नदी की रपट से फिसलने से पिकअप बह गई, जिसमें पिकअप ड्राइवर की मौत हुई है। वहीं गाजियाबाद में भी जलभराव के दौरान लोग गलियों में नाव चलाते हुए नजर आए हैं। साथ ही बहराइच की अगर हम बात करें तो यहां पर स्थितियां लगातार विकराल होती जा रही हैं। घाघरा नदी अपने पूरी तरह से उफान पर है और इसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी जुड़ रहे हैं। जतिन, किस तरह के हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद में? लगातार बाढ़ की स्थितियां कई जगहों पर देखने को मिली है। लगातार बारिश के बाद आखिरकार गाजियाबाद में किस तरह के हालात हैं? देखिए, गाजियाबाद में हालात हम लगातार सुबह से दिखाई रहे हैं कि कैसे लोग नाव चला रहे हैं, इतना पानी भर गया। और मेरे पीछे के हालात आपको सब कुछ बता देंगे। आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ देखिए एक ऑटो जो है वो किस तरह से फंस गया है जल भराव के बीच में। और इन हालातों से आप समझ सकते हैं जाम भी अभी लगा हुआ है। सुबह भी हमने ये तस्वीर दिखाई और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर भी अधिकारियों को भेजी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखिए ये एम्बुलेंस निकल रही है और कितनी मुश्किल से ये निकल रही है। रोड का तो बुरा हाल है ही, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों के बीच में फंस कर लोग किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑटो देखिए आधा नीचे को झुक गया है और यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऑटो में सवारियां भी मौजूद हैं। अगर मैं आपको एक बार करीब से दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूं तो आप उसे देखकर सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए जो सवारी है वो ऑटो के अंदर ही मौजूद है। उधर देखिए सवारी भी बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वो फंस गई है। और जो अंदर व्यक्ति मौजूद हैं वो जो खुद के सॉक्स हैं वो उतारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कब वो निकलेंगे। देखिए ऑटो वाला बाहर निकला है और वो फंस गया है वहां पर। इसी तरह से ये हाल है। और ऊपर देखिए ये मेट्रो के पास का हाल है। हॉट सिटी है गाजियाबाद, लेकिन उसके बावजूद बाढ़ जैसे हालात ये नहीं है, लेकिन रोड पर तालाब और नदी जैसा हाल हो चुका है। देखिए सवारी भी जो उसमें मौजूद थी ऑटो में वो कैसे इस गंदे पानी में से होकर निकल रही है। अब सोचिए कोरोना काल में क्या ये संक्रमण को बढ़ावा नहीं देता है? लोग किसी तरह से देखिए रोड पे किनारे जो जगह मिल रही है उससे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, जो हालात इस वक्त आप दिखा रहे हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाले इस बात को लेकर के कि लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जलभराव को लेकर के दिल्ली, गुरुग्राम और साथ साथ जयपुर, पटना के अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया, लेकिन उसी तरह की स्थितियां जलभराव को लेकर के गाजियाबाद में भी नजर आती है। आखिर कमी कहाँ है जब प्रशासन एक तरफ दावा करता है कि पानी की निकासी की व्यवस्थाएं समुचित है, इसके बावजूद भी हर साल इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं? देखिए कमी लापरवाही की वजह से है, क्योंकि अब जब अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। निश्चित है उनके पास जवाब ही नहीं है, तभी वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और मैं लगातार तस्वीरें दिखाते हुए आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये ऑटो को निकालने के लिए कैसे धक्का लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। सिर्फ पहले दावा किया गया था कि नालों की सफाई करा ली गई है, लेकिन ये जो पानी है ये नाले का ही पानी है जो ओवरफ्लो होकर बाहर आया है और लोगों को वो परेशान कर रहा है। कोरोना काल है, लोगों को पहले से सचेत रखा गया था, लेकिन अधिकारी खुद सचेत नहीं हुए। मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां गाजियाबाद में उड़ी हैं, ये तस्वीर दिखाती है। ये गड्ढा काफी गहरा है। उस शख्स को देखकर जो ऑटो को धक्का लगा रहा है उससे आप समझ जाएंगे कि कितना गहरा ये गड्ढा है जिसमें ये पानी भरा हुआ है। और ये मुख्य रास्ता है। आप सोचिए, मैं एक बार पैन करके दिखाता हूँ। जो सामने जो ट्रैफिक जहां जा रहा है ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। देश की राजधानी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये हाल है। और ये हाल किसी अंदर की कॉलोनी मोहल्ले का नहीं है, बल्कि ये मेन जीटी रोड का है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक चलता है मेट्रो के नीचे। तो कुल मिलाकर जवाब अधिकारियों के पास नहीं है, मांगने की कोशिश की जा रही है।
तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मौन बनकर अधिकारी तमाशा देख रहे हैं। सिर्फ हम यही कहेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो ग्राउंड जीरो पर जमीनी स्तर पर जो काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी लेकिन जतिन, अगर मुख्य सड़क के यह हाल है तो भीतर की कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि किस तरह से लोग रह रहे होंगे और किस तरह से लोगों को आवागमन में परेशानी भी हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए आवाजाही में परेशानी है। पास में जो कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में भी पानी भरा हुआ है और लोग उनमें परेशान हैं। यहाँ तक कि अगर मैं लोनी की बात करूं तो घरों तक में पानी भर गया है। तुलसी निकेतन एक पास में इलाका है, वहां पर घरों में पानी भर गया है और हमने लगातार दिखाया है कि कैसे रोड पर नाव लोग चला रहे हैं। ये उनका विरोध जाहिर करने का भी तरीका है और ऐसा लगता है कि अगर यही हाल रहा तो शायद वाकई जो ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है वो नाव भी ना बन जाए एनसीआर में। ये निश्चित तौर पर तस्वीर दर्शाती है। आप देखिए जाम में लोग जूझ कर जा रहे हैं और कितना वो परेशान हो रहे हैं। और लेकिन कोरोना काल में अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल सुध नहीं है। गंदे नाले के पानी में से, गटर के पानी में से, इस तरह के पानी में से लोगों को, वाहन चालकों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जतिन, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि प्रशासन जब दावा करता है कि तमाम जो नालियों की सफाई करवा दी गई है, नाले साफ कर दिए गए हैं, वहां पर भी होता यह है कि आधे से ज्यादा जो नाले हैं वो साफ नहीं हो पाते, समय रहते साफ नहीं हो पाते और जब साफ भी होते हैं तो उनका कचरा तब तक नहीं उठ पाता जब तक बारिश नहीं आ जाती। बिल्कुल, देखिए अगर नालों की सफाई पहले करा ली गई होती तो ये हाल नहीं होता। और दावा ही है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ दावे थे और वो दावे खोखले साबित हुए, हवा हो गए वो दावे। अधिकारी अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हम कहेंगे कि उनके लिए शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गड्ढों को भरवा दिया जाए तो गड्ढे नहीं भरवाए जाते हैं, नालों की सफाई नहीं होती है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, मानसून आ जाता है और लोग भुगतते हैं और भुगत रहे हैं। आपके सामने भुगतते हुए आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप बाकी जगहों की हम बात करें जतिन, तो लोनी का आप जिक्र कर रहे थे, बाकी के इलाके, वहां पर बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं? देखिए पूरे जिले में यही हालात हैं और परेशानी इसी तरह से बनी हुई है। चाहे मैं गोविंदपुरम इलाके की बात कर लूं, चाहे मैं इंदिरापुरम इलाके की बात कर लूं। अब जहां इंदिरापुरम का जिक्र किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि इंदिरापुरम इलाके के एक पेट्रोल पंप में पानी घुस गया है और वहां पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अब देखिए किस तरह की परेशानी है, लोगों को फुटपाथ के ऊपर से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे तो तालाब है और शायद इसी तालाब में नाव चलाने की नौबत भी ना आ जाए, क्योंकि लोनी में तो आ गई है, आपने तस्वीरों में देखा है। तो सभी इलाकों की अगर बात करें, इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में इतना पानी भर गया कि वहां पर लोग घरों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं नींव कमजोर ना हो जाए। इसके अलावा कविनगर की एक तस्वीर हमारे सामने आई, जिसमें एक बिल्डिंग के पड़ोस में इतना जलभराव हो गया कि उसकी दीवार ढह गई सीलन की वजह से और नींव में पानी जा रहा है, उसका जो नींव का पिलर है वो नजर आने लगा। तो सभी जगह का ये हाल है और आप सोच सकते हैं, इधर देखिए, ये मैं आपको एक बार करीब से दिखाने की कोशिश करूं तो आप जो मटेरियल देखेंगे सड़क का, उससे अंदाजा लगा लेंगे कि कितना घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सड़क बनाने में, जो थोड़ी सी बारिश के बाद बह जाता है। सोचिए कैसे एनसीआर में सड़क बनाई जाती होगी। उत्तर प्रदेश का ये बेहद महत्वपूर्ण जिला, जहाँ की तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। मुझे शायद कहने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। कल नाव की तस्वीर आपने देखी है कल की, और आज देखिए ये हाल, वो भी मेट्रो के पास, जहाँ पर मेट्रो चलती है। मेट्रो एक बड़ा सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी और प्रधानमंत्री का भी, क्योंकि ये जो मेट्रो की लाइन है इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था। सोचिए ये हाल होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन लापरवाही की वजह से ये हाल हुआ। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर भी जिनकी वजह से ये हाल हुआ है, लेकिन अब तक खामोशी साधी हुई है उन अधिकारियों ने भी जिनको इस पर जवाब देना है। जी हर बार ये सवाल आता है जतिन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसी तरह के हालात जो है वो हमारे सामने आते हैं और आज फिर वही हालात जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बात को लेकर के सवाल बरकरार है कि आखिर उन दावों का क्या हुआ जो हर साल किया जाता है। हर साल वो दावे इसी तरह से पानी पानी होते हैं जब बारिश आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और हमारे बाकी के सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस तरह की स्थितियां, 4 बड़ी खबरों का जिक्र हमने किया, आज 4 के चक्रव्यूह में हमने आपको विस्तार से दिखाया कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।